अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने यानी कि साइंटिस्ट था ग्रिगर मेंडल, उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहता था। उसने इनहेरिटेंस के ऊपर लॉज को बताया और इसने कुछ इस तरह के यानी कि स्टेप्स बताए जिस तरह से कि किस तरह से ट्रेड्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगी, सेपरेट होने के बाद किस तरह से वो आपस में दोबारा अटैच होंगी और उनमें किस तरह से चेंजेस आएंगी या कौन कौन सी वेरिएशंस आएंगी, इसको हमने देखना है। ग्रिगर मेंडल वाज अ मॉन्क persist in Australia. He developed the fundamental principles of genetics. Mendel proposed that there are special factors in organisms which control the expression of trait and their transmissions to next generation. जो ग्रिगर मेंडल था वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था। इसने जेनेटिक्स की फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी कि उसकी कुछ ख़ास खसूसियात के बारे में हमें बताया। इसने ये बताया कि कुछ स्पेशल फैक्टर्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि कंट्रोल करती हैं ट्रेट के एक्सप्रेशन को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। दीज फैक्टर्स वार इवेंचुअली टर्म्ड जीन्स। उन फैक्टर्स को उसने बाद में जीन्स का नाम दिया। मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट पाइसम सैटिवम, जो मटर के पौधे होते हैं, टू कैरी आउट अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसने पाइसम सैटिवम, इसका साइंटिफिक नेम है, मटर के पौधे को इसने सेलेक्ट किया। इन हिज राइटिंग ही गेव रीजंस फॉर दिस सिलेक्शन। इसने अपनी राइटिंग में उस प्लांट को सिलेक्ट करने के लिए रीजंस भी बताए। ही आर्ग्ड दैट एन ऑर्गेनिजम्स फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। इसने इस बात पे जोर दिया कि जो भी आप ऑर्गेनिज़म जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करें उसके अंदर ये फॉलोइंग रीजंस या कुछ चीज़ों का होना लाजमी है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई मेंडल चूज़ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना। तो सबसे पहली रीज़न थी दे शुड बी अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स दैट कैन बी स्टडीड। तो क्या है कि सब एक तो साथ कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स, उसमें मटर के पौधे में ट्रेड्स ज़्यादा थी। ठीक है, अब ये जर्नली बता रहा है कि वो फीचर्स होने चाहिए कि यानी कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट के लिए ऑर्गेनिज्म लें उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा होने चाहिए ताकि उनको स्टडी किया जा सके। द ऑर्गेनिज्म शुड हैव कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, यानी कि उनकी ट्रेड्स जो हैं वो कॉन्ट्रास्ट करें, एक दूसरे से मुखालफ भी होने चाहिए। फॉर द ट्रेट ऑफ हाइट देयर शुड बी ओनली टू वेरी डिफरेंट फिनोटाइप्स, यानी कि हाइट के लिए एक टॉल होगी दूसरी स्मॉल होगी, जैसे कि टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। टॉलनेस हो जाएगी ज़्यादा लंबे और ड्वार्फनेस हो जाएगी छोटे। द ऑर्गेनिज्म इफ़ इट इज़ अ प्लांट शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजिंग बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुड आल्सो बी पॉसिबल। ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन खुद होनी चाहिए उसकी, और उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी मौजूद होना चाहिए। द ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल। ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल है वो छोटा होना चाहिए और स्पीडली होना चाहिए ताकि हमें अपना जो रिज़ल्ट है वो जल्दी से मिल जाए। ये 4 रीजंस थे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। ऑल दीज फीचर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। ये सारे के सारे फीचर्स पी प्लांट में मौजूद हैं। नॉर्मली द फ्लावर ऑफ पी प्लांट अलाउ सेल्फ पोलिनेशन, और जो पी प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो सेल्फ पोलिनेशन, खुद ही पोलिनेट होते रहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन कैन आल्सो बी डन बाय ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द फ्लावर ऑन अदर प्लांट। तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन भी पॉसिबल है। ईच ट्रेट स्टडीड इन पी प्लांट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। पी प्लांट के अंदर किसी भी ट्रेट को आप स्टडी करेंगे तो उसकी 2 हमें डिस्टिंक्ट चेंज फॉर्म्स नज़र आएंगी। मेंडल सक्सीडेड इन हिज वर्क नॉट ओनली बिकॉज ही सेलेक्टेड द राइट ऑर्गेनिज्म फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बट आल्सो बिकॉज ही एनालाइज द रिजल्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसने रेशोज़ को, स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए अब वो ये कह रही हैं कि मेंडल जो कामयाब हुआ वो सिर्फ इसी बात पे ही कामयाब नहीं हुआ कि उसने जो पी प्लांट था उसको एक अच्छा यानी कि मिल गया स्पाइसीमन एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसने साथ साथ डाटा को एनालाइज भी किया स्टैटिस्टिक्स के रूल को इस्तेमाल करते हुए। तो मेंडल के 2 लॉ हैं, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और नेक्स्ट है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज के लेक्चर में हमने देखना है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेग्रीगेट, अलहदा होना। ठीक है,
पहले हम इसके लॉ के बारे में थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ सके। देखें इसके अंदर लफ्ज़ यूज़ हुआ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस का तो आपको पता ही होगा कि क्रॉस करवाना, ठीक हो गया। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब ऐसा क्रॉस जिसमें एक टाइम में जस्ट एक ही ट्रेट को स्टडी किया जाए तो उस ट्रेट को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक हो गया। इसको देखते हैं, जैसे कि ये भी एग्जाम्पल है, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लें। यहां से इसकी डेफिनेशन आएगी ड्यूरिंग, यहां से, ठीक है। सबसे पहले हम देखें, जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आता है ये पेपर में, तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द जीन्स of each pair segregate from each other and each gametes receive one gene from the pair। यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जैसे ही जीन्स सेपरेट होते हैं तो वो दोनों जो जीन्स हैं वो अलग-अलग गैमेट्स में मूव कर जाते हैं, ठीक हो गया। when the gametes of male and female parents unite, जैसे ही दोबारा गैमेट्स मेल और फीमेल के आपस में मिलेंगे, द रिजल्ट ऑफ स्प्रिंग अगेन गेट्स द जीन इन पेयर, तो वो दोबारा जो जीन्स हैं वो पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे। दिस कंक्लूजन वार कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये कहा कि जो जीन्स थे गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान पहले वो सेग्रीगेट हुए, अलग-अलग हुए, एक मेल का चला गया एक फीमेल में चला गया, लेट्स सपोज। उसके बाद जब दोनों मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में मिले तो एक मेल से एलील आ गया, दूसरा फीमेल से आने के बाद वो दोबारा इकट्ठे कंबाइन हो गए। इस लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। अब देखें क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो पहले भी तो पेयर की फॉर्म में ही थे, तो उनको अलहदा होने की क्या ज़रूरत थी, तो मुझे यानी कि उन्होंने बाद में अगर मिलना ही था, तो बेटा इसमें क्वेश्चन इसका आंसर ये बनेगा कि जब वो अलहदा होंगे तो उनमें चेंजेस आएंगी, ठीक है, उनमें वेरिएशंस आएंगी। वो जो चेंज आएगी वो उसमें नेक्स्ट जनरेशन में नई खसूसियात को डिवेल्प करेंगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास स्टेटमेंट होगी। अब हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप फर्स्ट। इसने सबसे पहले सीड के शेप को स्टडी किया। फॉर दिस पर्पस ही क्रॉस्ड टू प्लांट्स हैविंग वन कंट्रास्टिंग ट्रेट सीड शेप। इसने प्लांट ऐसा लिया, उसकी सीड शेप को क्रॉस करवाया। अब यहाँ से डेफिनेशन है, अ क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेट इज स्टडीड एट अ टाइम। अब देखिए इसने सिर्फ जस्ट सीड शेप एक ट्रेड है, सीड कलर दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसने मुख्तलिफ इकसाम की जो ट्रेड्स थी उसके ऊपर इसने स्टडी किया। तो एक ट्रेड को अक्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेड इज स्टडीड एट अ टाइम इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वो क्रॉस जिसमें जस्ट एक ट्रेड को ही एक टाइम में स्टडी किया जाए। मेंडल क्रॉस्ड अ ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट विद अ ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीड प्लांट। इसने राउंड यानी कि गोल और रिंकल थोड़े से यानी कि इस तरह से इन प्लांट्स की इसने स्टडी की और इन दोनों को इसने क्रॉस करवाया। राउंड सीड को इसने रिंकल सीड के साथ क्रॉस करवा दिया, ठीक है। एक ही ट्रेट को इसने एक टाइम में ही स्टडी किया। ऑल रिजल्टिंग सीड्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन वर राउंड। मेंडल डिक्लेयर्ड दैट, अच्छा इससे पहले ना हम इसको देख लेते हैं। जैसे ये देखें हमारे पास इसने एक्सपेरिमेंट करवाया कि राउंड सीड को रिंकल के साथ इसने क्रॉस करवाया, तो क्रॉस के रिजल्ट में हमारे पास तमाम के तमाम राउंड सीड आए, ठीक है। अब ये राउंड सीड कैसे आए, ये डोमिनेंट और रिसेसिव का खेल है, इसको हम आगे देखेंगे। ये देखें यहाँ पे आके, ठीक हो गया। पहले हम इस डायग्राम को देख लें। राउंड सीड को इसने रिंकल सीड के साथ जब क्रॉस करवाया तो तमाम के तमाम राउंड सीड ही प्रोड्यूस हुए F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन जो बनी। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि इसने फर्स्ट जनरेशन को दोबारा फर्स्ट जनरेशन से क्रॉस करवा दिया। राउंड और राउंड का जब आपस में क्रॉस करवाया तो इसको 3 राउंड सीड मिले और एक रिंकल सीड मिला। 75% राउंड बन गए और 25% रिंकल सीड। अब देखें क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो दोनों राउंड थे तो ये रिंकल कैसे आ गया। तो अब इसको समझने के लिए हम इनको ट्रेड्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक हो गया। देखें नीचे वाले डायग्राम में, अब राउंड के लिए दोनों उसने कैपिटल आर इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। हम ध्यान रखेंगे क्रॉस बनाते हुए राउंड के लिए दोनों कैपिटल आ रहे हैं और स्मॉल के लिए दोनों, रिंकल के लिए दोनों स्मॉल आ रहे हैं, ठीक है। अब जब इनके गैमीट्स बनेंगे, अब देखें ये दोनों सेम हैं, तो एक ये आ गया, ये भी दोनों सेम है, ये आ गया। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर। हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि
कि जो डोमिनेंट होगा वो दूसरी अलील के रिसेसिव अलील के इफेक्ट जो है उसका काम उसको सप्रेस कर देगा, छुपा देगा। तो जो आर है वो राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कैपिटल आर पहले है तो हमारे पास तमाम जो सीड हैं वो ऑल राउंड बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब आगे क्या करेंगे कि हम F1 जनरेशन को दोबारा F1 जनरेशन से क्रॉस कराएंगे। अब इनको आप छोड़ दें। अब देखें F1 जनरेशन में हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर आया है, तो हम क्या करेंगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर F1 जनरेशन को F1 के साथ क्रॉस करा देंगे। अब देखें ये सेम नहीं है तो इनके गैमेट्स अलग-अलग बनेंगे। ठीक है, ये देखें अब हमारे पास F2 जनरेशन क्रिएट होगी। गैमेट्स बनाने के बाद हम F2 जनरेशन में ये देखें ये वाले दो उठा के हमने यहाँ पे लिख दिए और ये वाले दो उठा के हमने यहाँ पे लिख दिए। अब हम इनको क्रॉस करवाएंगे यूं। अब देखें R के साथ R का क्रॉस हुआ, दोनों R कैपिटल बन गए। अब कैपिटल R का स्मॉल r के साथ क्रॉस हुआ तो कैपिटल R स्मॉल r बन गए। ठीक हो गया। अब ये देखें ये स्मॉल r है, तो आपने याद रखना है कि ट्रेड्स को लिखते वक्त सिर्फ गैमीट्स के अंदर हम फॉलो नहीं करेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव का, बाकी जहाँ पे भी हम ट्रेड्स को लिखेंगे वहाँ पे डोमिनेंट ट्रेड को हम पहले लिखेंगे और रिसेसिव ट्रेड को बाद में लिखेंगे। अब जैसे देखें होना तो ऐसे चाहिए था ना कि ये रिसेसिव पहले है, यहाँ पे स्मॉल आर आता फिर कैपिटल आर आता। नो, ये एक रूल है कि हमने पहले डोमिनेंट अलील को लिखना है। तो ये स्मॉल आर जब कैपिटल आर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैपिटल आर में पहले लिख देंगे और स्मॉल आर बाद में लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे चेंजेस आई, ये भी स्मॉल आर है ये भी स्मॉल आर है, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये रिसेसिव अलील होंगी और ये रिंकल सीड हमें देंगे। अब देखें 3 हमारे पास यानी कि 4 हमारे पास टोटल थे, तो 3 हमारे पास राउंड आए 1 2 एंड 3, तो 75% हम कह देंगे जो हमारी रेशो निकली वो राउंड है और 25% जो थी वो रिंकल। अब इसको हम और मज़ीद सिंपल करना चाहें तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं 3:1। अभी हम इसको आगे इसका जो डाटा है उसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। यहाँ से all resulting seeds of the next generation were round. राउंड आए। मेंडल declared that the round seed as dominant. मेंडल ने ये कहा कि जो राउंड सीड हैं, जो ट्रेड है राउंड सीड की वो डोमिनेंट है, while wrinkle seed are recessive. तो ठीक है, हम देख आए हैं। The following year मेंडल planted these seeds and allow the new plants to self fertilize. नेक्स्ट ईयर मेंडल ने क्या किया कि उन सीड्स को उसने प्लांट कर दिया और उनको दोबारा सेल्फ फर्टिलाइज होने का मौका दिया। एज अ रिजल्ट ही गोट 7,324 सीड, उसमें से 5,474 राउंड आए एंड 1,850 रिंकल आए। तो ये 3:1 बनता है, 3 राउंड और 1 रिंकल। द पेरेंटल जनरेशन इज डिनोटेड एज P1 जनरेशन। जो पेरेंटल जनरेशन होगी उसको P1 से कर देंगे, जैसे ये वाली है ये पेरेंटल जनरेशन है, P1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। द ऑफस्प्रिंग ऑफ P1 जनरेशन आर F1 जनरेशन, तो उसको हम F1 जनरेशन से प्रेजेंट कर देंगे। द क्रॉस इन F1 जनरेशन प्रोड्यूस F2 जनरेशन। तो हमें पता है कि जब F1 का आपस में क्रॉस होगा तो F2 जनरेशन क्रिएट कर देगी। Similarly, when true breeding tall plants were crossed with true breeding short plants, all offspring of F1 were tall plants. ऐसे ही जब ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स को ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट्स के साथ कंट्रास्ट करवाया गया तो सारे के सारे क्या आए, टाल प्लांट्स आए F1 में। टालनेस वाज अ डोमिनेंट ट्रेट। टालनेस हमने कहा कि जो डोमिनेंट हो जाएगी। व्हेन मेंबर ऑफ F1 जनरेशंस वर सेल्फ फर्टिलाइज्ड मेंडल गॉट द रेशियो ऑफ द शॉर्ट प्लांट इन F2 3:1। तो हमारे पास ये जो एग्जांपल दी गई है ये हमें दी गई है राउंड और रिंकल की। तो जैसे ये एग्जांपलें दी हैं टॉलनेस और ड्वार्फनेस की, तो इसमें आप जर्नली टॉलनेस को 2 ट्रेड्स दे दें कोई भी। जैसे कि हम देखें हमने लिखा है RR, तो आप टॉलनेस के लिए YY लिख लें, कैपिटल Y, और जो ड्वार्फनेस है उसके लिए स्मॉल y लिख लें। तो इसको आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे ये हमने स्केच बनाया है, आप उसमें भी स्केच बना सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो टॉलनेस और जो हमारे पास राउंड और रिंकल की दी गई है, सीड शेप की एग्जांपल। ये स्टेटमेंट भी हम पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे
उसके बाद हम ये जो है चार्ट बनाएंगे, ये वाली डायग्राम आपने कॉपीज़ पे भी यही ड्रा करनी है। उसके बाद हम ये डाटा लिखने के बाद बोल्ड करके नीचे रेशो लिखेंगे, रेशो ऑफ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ 3:1। MCQs में भी आ जाता है, इसको भी हम देख लेंगे। तो बेटा ये आपने अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।